प्रोग्राम चाइना टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इस मुनफरिद प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अली। नाजरीन, हम इस हफ्ते आपको बताएंगे कि चीन एरोस्पेस की दुनिया में किस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 4 लाख किलोवाट के हामिल तायान तवानाई मंसूबे, हवाई जहाज़ों के इंजनों की देखभाल के इदारे और वर्चुअल रियलिटी की आलमगीर मकबूलियत चीन के ताउन से इंडोनेशिया में तेज़ रफ्तार ट्रेन सर्विस बारे रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। चीन में मुकीम कामयाब पाकिस्तानी बिजनेसमैन अहमद वकास से मुलाकात भी कराएंगे, लेकिन हस्ब मामूल प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से, जिसमें हम खबरों का खुलासा आपके सामने रखेंगे। चौहाई में 14वीं चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस नुमाइश मुनक्किद की गई। इसमें पहली बार खलाई लॉजिस्टिक स्पोर्ट के लिए तैयार करदा खसूसी गाड़ी पेश की गई। चीन में तैयार शुदा गाड़ी में सार्फिन ने खसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। ये खलाई जहाज और रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले मवाद से तैयार की जाती है। एरोस्पेस के मैदान से मुंतकिल होने वाली सिविल साइंस और टेक्नोलॉजी में नई कामयाबियों ने 13 नवंबर को चीन के जनूबी सूबा क्वांगतोंग के शहर चौहाई में इख्तिताम पजीर होने वाली 14वीं चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस नुमाइश को 4 चांद लगा दिए। एरोस्पेस मसनूआत की नुमाइश में एक खुसूसी गाड़ी ने, जो लॉजिस्टिक्स, स्पोर्ट, इमरजेंसी कमांड, प्रोडक्ट डिस्प्ले और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग जैसे मुख्तलिफ उमूर सर अंजाम देने की खुसूसियात से आरास्ता थी, पहली बार हिस्सा लिया। रॉकेट और खलाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले मवाद से तैयार होने की बदौलत इस खुसूसी गाड़ी का वजन इसी नौयत की दीगर गाड़ियों के मुकाबले में 10% कम है, जबकि ज्यादा से ज्यादा अंदरूनी गुंजाइश तकरीबन 80 मुरब्बा मीटर है। इस गाड़ी को सिर्फ एक बटन से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए ऐसी जदीद टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है जिसे खलाई जहाजों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। इस गाड़ी की चारों टांगों को एक बटन की मदद से मुतवाज़िन किया जा सकता है। ऐसी गाड़ी तैयार करने के लिए ज्यादा वक्त दरकार नहीं होता और इदारा सारिफीन के लिए उनकी जरूरियात के मुताबिक अक्सर ऐसी मसनूआत तैयार करता रहा है। इसके अलावा एयर शो में ऐसी मसनूआत की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया जिन्हें रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है। सुबह लियाओनिंग के साहिली शहर तालियान में तवानाई जखीरा करने का नया निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। तालियान फ्लो बैटरी एनर्जी स्टोरेज पावर स्टेशन की गुंजाइश 4 लाख किलोवाट से है। मंसूबा 2 लाख अफराद की तवानाई जरूरियात पूरी करने के लिए काफी है। चीन के शुमाल मशरकी सूबा लियाओनिंग के साहिली शहर तालियान में तवानाई जखीरा करने का नया निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है, जो दुनिया में अपनी नौयत का सबसे बड़ा निज़ाम है और इससे तवानाई की तलब में इजाफे से निमटने में मदद मिलेगी। तालियान फ्लो बैटरी एनर्जी स्टोरेज पैकेज शिविंग पावर स्टेशन में ज्यादा से ज्यादा बिजली जखीरा करने की गुंजाइश 4 लाख किलोवाट घंटे है, जो तकरीबन 2 लाख अफराद की रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने के लिए काफी है। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर ने इसे पावर बैंक का नाम दिया है। इसे ग्रिड के लिए बफर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फ्लो बैटरीज एक नई किस्म की टेक्नोलॉजी से तैयार की गई हैं, जिनमें महफूज और ज्यादा पायदार मवाद इस्तेमाल किया गया है। तवील अरसे तक काबिल इस्तेमाल होने की वजह से इन बैटरीज को 15,000 से ज्यादा बार रिचार्ज किया जा सकता है और जरूरत के मुताबिक इसकी सलाहियत को भी एडजस्ट किया जा सकता है। चीनी हुकूमत ने इलेक्ट्रोकेमिकल तवानाई जखीरा करने की टेक्नोलॉजीज जैसे फ्लो बैटरीज की तरक्की की हौसला अफजाई के लिए मुतादिद पॉलिसीज भी जारी की हैं। सिचुआन में कायम इदारा 26 साल से एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को तरबियत दे रहा है। इस इदारे की बुनियाद चीन, अमेरिका और फ्रांस के इदारों ने मुश्तरका तौर पर रखी थी। हवाबाजी का ये मरकज अब तक 16,000 से जायद इंजीनियर्स को तरबियत दे चुका है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से हवाई जहाज के इंजन की देखभाल की तरबियत पर आलमी सरकर्दा कंपनीज के साथ चीन का ताउन जारी है। चीन के जनूब मगरबी सूबा सिचुआन के शहर क्वांगहान में कायम एक कोऑपरेटिव मरकज में गुज़श्ता 26 साल से हवाई जहाज़ों की देखभाल के इंजीनियर्स को तरबियत फराहम की जा रही है। एरो इंजन मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग सेंटर 1996 में कायम किया गया था और इसमें शहरी हवाबाजी की इंतजामिया, सिविल एविएशन फ्लाइंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, GE एविएशन, CMF इंटरनेशनल और दीगर एविएशन कंपनीज शराकतदार हैं। चीन में सिविल एविएशन फ्लाइट यूनिवर्सिटी के नायब सदर थांग छिंग हू ने बताया कि इस मरकज की बुनियाद चीन और अमेरिका के अलावा फ्रांस की तंजीमों और इदारों ने मुश्तरका तौर पर रखी थी। साल 2022 तक इस मरकज ने चीन, जनूबी कोरिया, जापान और सिंगापुर समेत एशिया के दीगर ममालिक के लिए 16,000 से जायद हुनरमंद फराहम किए हैं। इस तरबियती मरकज में एयरबस A320 और बोइंग 737 तैयारों को ताकत फराहम करने वाले इंजन्स की मुरम्मत
مرمت کے کورسز سکھائے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال یہ مرکز چین میں تیار کیے گئے طیارے C919 کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرنے والا دنیا کا پہلا اور واحد تعلیمی ادارہ بن چکا ہے۔ چین سمیت دنیا بھر میں ورچوئل ریئلٹی کی مصنوعات مقبول ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے چیانگشی میں نمائش منعقد ہوئی جس میں 200 سے زائد کمپنیوں نے اپنی ورچوئل مصنوعات پیش کی ہیں۔ چین کے مشرقی صوبہ چیانگسی میں گزشتہ ہفتے کے آخر میں ورچوئل ریالٹی کی صنعت کے حوالے سے منعقدہ عالمی کانفرنس برائے 2022 نے حاضرین کو تفریح، قدرتی آفات سے بچاؤ اور تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں جدید اختراعات اور ورچوئل ریالٹی کے اطلاق کے بارے میں آگاہی فراہم کی ہے۔ چیانگشی کے صوبائی دارالحکومت نانچانگ میں 12 اور 13 نومبر کو منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں صنعت کے 200 سے زائد رہنماؤں نے اپنی جدید ترین مصنوعات کو نمائش کے لیے پیش کیا۔ ایونٹ کے دوران چینی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے نے VR گلاس تعارف کروایا۔ ہلکے وزن کے حامل اس گیئر میں 120 انچ کی ورچوئل جوائنٹ سکرین کے برابر مائکرو OLED ڈسپلے نصب کیا گیا ہے اور یہ 0 سے 500 ڈگری مایوپک تک ایڈجسٹمنٹ کی سہولت فراہم کرتا ہے، جو صارفین کو قدرتی اور آرام دہ تجربہ فراہم کر سکتا ہے۔ ورچوئل ریالٹی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ورچوئل دنیا کو عالمی سطح پر اجاگر کر رہی ہے اور اسے عرف عام میں میٹاورس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ رامرس کنونشن برائے آبی اراضی کوپ 14 کے معاہدے میں شامل فریقین کی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس موقع پر عالمی سطح پر آبی زمینوں کے تحفظ اور بحالی کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رامسر کنونشن برائے آبی اراضی یعنی COP 14 کے معاہدے میں شامل فریقین کی کانفرنس کا 14واں اجلاس 13 نومبر کو اختتام پذیر ہو گیا، جس سے عالمی سطح پر آبی زمینوں کے تحفظ اور بحالی لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اجلاس میں جو 5 نومبر کو شروع ہوا، اراکین نے آف لائن اور آن لائن دونوں طریقوں سے شرکت کی۔ اس اجلاس کو مرکزی سطح پر چین کے وسطی صوبہ ہوپے کے دارالحکومت ووہان میں منعقد کیا گیا، جبکہ اس کا متوازی سیشن سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں بھی جاری رہا۔ یہ چین میں کانفرنس کے انعقاد کا پہلا موقع ہے کیونکہ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی کی حامل قوم نے جدیدیت پر زور دیتے ہوئے انسانیت اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کانفرنس کے دوران آبی زمینوں کے تحفظ پر عالمی اقدام کو فروغ دینے کے لیے چین کے خیالات کو اجاگر کیا گیا۔ اجلاس کے تحت ووہان اعلامیہ 6 نومبر کو جاری کیا گیا تھا، جس میں آبی زمینوں کے تحفظ، بحالی، انتظام، ان کے دانشمندانہ اور پائیدار استعمال کے فروغ کے لیے مضبوط ارادے اور عملی اقدامات پر زور دیا گیا۔ چین نے شمالی آبی ذخائر کو بھرنے کے لیے 10 سالہ اقدامات کا آغاز کر دیا۔ منصوبے کے مشرقی روٹ پر کام کا آغاز نومبر 2013 میں ہوا تھا۔ یہاں سے اضافی پانی دوسرے علاقوں کو دیا جاتا ہے۔ چین نے خشک سالی کے خلاف مزاحمت اور شمال کے آبی ذخائر کو بھرنے کے لیے پانی کا رخ جنوب سے شمال کی جانب موڑنے کے منصوبے کے تحت اپنے 10ویں سالانہ اقدام کا دوبارہ آغاز کیا ہے، جس کی پیمائش چین میں پانی کا رخ موڑنے کی 9 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ پانی کا رخ جنوب سے شمال کی جانب موڑنے کے اس منصوبے کے تحت چین میں پانی کی کثرت کے حامل جنوبی علاقوں سے اضافی پانی کو درمیانی، مشرقی اور مغربی راستوں سے بنجر شمالی علاقوں کی جانب منتقل کیا جاتا ہے۔ منصوبے کے تحت مشرقی روٹ پر کام کا آغاز نومبر 2013 میں کیا گیا، جس سے پانی کو چین کے مشرقی صوبہ چیانگسو کے تھیان چن میونسپلٹی اور صوبہ شانتونگ سمیت دیگر علاقوں میں منتقل کیا گیا۔ وزارت آبی وسائل کی طرف سے جاری کردہ پانی کی تقسیم کے منصوبے کے مطابق اور چیانگسو اور شانتونگ صوبوں کے حقیقی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے رواں سال کے لیے پانی کی منتقلی کے منصوبے کے تحت شانتونگ کو 1.263 ارب کیوبک میٹر پانی فراہم کیا جائے گا۔ شنچو 14 کے خلاباز خلائی جہاز تھیانچو 5 میں داخل ہو گئے۔ خلابازوں نے تھیانچو 5 سے آلات خلائی اسٹیشن منتقل کرنا شروع کر دیے ہیں۔ چین کے خلائی اسٹیشن تھیان کونگ کے مدار میں موجود شنچو 14 کے خلاباز 13 نومبر کو بعد میں آنے والے مال بردار خلائی جہاز تھیانچو 5 میں داخل ہو گئے۔ انسان بردار خلائی ایجنسی کے مطابق خلانوردوں نے تھیانچو 5 سے آلات خلائی اسٹیشن میں منتقل کرنا شروع کر دیے۔ ایجنسی کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ بیجنگ کے وقت کے مطابق دوپہر 2:18 پر شنچو 14 کے شانتونگ، لیو یانگ اور سائی شو چا تھیان نامی خلاباز چو 14 کا دروازہ کھول کر مال بردار
خلائی جہاز میں داخل ہوئے اور منصوبے کے تحت دوپہر 3 بجے تک سامان کی منتقلی اور دیگر متعلقہ امور سر انجام دینے میں مصروف رہے۔ مال بردار خلائی جہاز میں خلائی اسٹیشن کمپلیکس کے لیے تقریباً 5 ٹن وزنی آلات اور سامان کے علاوہ 1.4 ٹن پروپیلنٹ بھی شامل ہیں۔ ان اشیاء میں 3 خلابازوں کے لیے ضروری سامان بھی شامل ہے جو آئندہ آنے والے شنچاؤ 15 مشن کے عملے کے لیے خلا میں 6 ماہ کے قیام کے لیے روانہ کیا گیا ہے۔ جکارتا باندونگ ہائی سپیڈ ٹرین کا آزمائشی حصہ مشترکہ ٹیسٹ کے لیے فعال کر دیا گیا ہے۔ چائنا ریلوے انٹرنیشنل گروپ کے تعاون سے یہ ٹرین بجلی سے چلائی جا رہی ہے۔ چائنا ریلوے انٹرنیشنل گروپ کے مطابق انڈونیشیا میں جکارتا باندونگ ہائی سپیڈ ریلوے کا آزمائشی حصہ جانچ پڑتال اور مشترکہ ٹیسٹ کے لیے فعال کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہائی سپیڈ ریلوے کے آزمائشی حصے کے کیٹنری سسٹم کا ہاٹ رنگنگ ٹیسٹ کیا گیا تھا، جس سے اس امر کو یقینی بنایا گیا کہ تیز رفتار ریلوے کو بجلی فراہم کرنے والے آلات کے تحت مشترکہ ٹیسٹ کے سلسلے کے لیے درکار ضروریات کو پورا کر دیا گیا ہے۔ کیٹنری سسٹم کے ہارٹ رنگنگ ٹیسٹ کے نتائج کے مطابق تیز رفتار ریل گاڑی کے ضروری اشارے اور پیرامیٹرز ڈیزائن کے معیار کے عین مطابق ہیں، جس سے آئندہ مرحلے میں متحرک جانچ پڑتال کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی جا سکتی ہے۔ چین کے مشرقی صوبہ آنخوئی میں ایک خاتون نارکوٹکس افسر کی دھوم مچی ہے۔ 35 سالہ وانگ شوئی نے 70 سے زائد کارروائیوں میں 110 سے زائد مشتبہ افراد گرفتار کیے۔ انہوں نے منشیات کے کئی بین الصوبائی چینلز کا خاتمہ کیا۔ چین کے مشرقی صوبہ آنہوئی میں ایک نوجوان خاتون نارکوٹکس آفیسر 10 سال سے انسداد منشیات کے شعبے میں سرگرم ہیں، جس سے منشیات کے عادی افراد کو اپنی زندگی کی تعمیر نو میں مدد میسر آئی ہے۔ وانگ شوائی نامی اس 35 سالہ خاتون نے 2012 میں نارکوٹکس آفیسر بننے کے لیے رضاکارانہ طور پر اس وقت کام شروع کیا جب انہوں نے اپنی خدمات ہاؤ چھو کاؤنٹی کے محکمہ عوامی تحفظ کو سونپ دیں۔ اس وقت اس 25 سالہ نووارد رضاکار کے ساتھی اس کے فیصلے پر حیران تھے۔ اس کے بعد سے وانگ نے منشیات کے خلاف 70 سے زیادہ کارروائیوں میں حصہ لیا، 110 سے زیادہ منشیات کے مشتبہ افراد کو گرفتار کیا، تقریباً 8 کلو گرام منشیات ضبط کیں اور منشیات کی اسمگلنگ کے متعدد بین الصوبائی چینلز کو ختم کیا۔ ان کامیابیوں کے ساتھ وہ مختلف تمغے اور اعزازی خطابات بھی حاصل کر چکی ہیں۔ وانگ شوئی کا کہنا ہے کہ یہ تمام اعزازات ان کی ترقی کے گواہ اور تصدیق ہیں۔ وانگ کے اسمارٹ فون میں محفوظ گزرے وقت میں منشیات کے عادی افراد کی جانب سے شکریہ کے بہت سے پیغامات موجود ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں وانگ کی لگن کی تعریف کی ہے۔ چین میں ولیج باسکٹ بال ایسوسی ایشن کی بڑھتی مقبولیت، باسکٹ بال کی ایک روزہ میراتھن دیکھنے لاکھوں تماشائی میدان میں پہنچے اور اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ چین کے کنبیے یا ولیج باسکٹ بال ایسوسی ایشن کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، جس نے چین کے دور دراز علاقوں میں شوقیہ کھلاڑیوں کو بڑے اور پرجوش ہجوم کے سامنے لانے کا بیڑا اٹھایا ہے، اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ چین میں جدیدیت اس نوعیت کے نئے ثقافتی مظاہر کو کیسے ممکن بنا رہی ہے۔ حالیہ موسم گرما کے دوران چھان دونانگ میاؤ کی کاؤنٹی، تھائی چیانگ کے گاؤں تھائی پان اور صوبہ کوئی چاؤ کے خود اختیار پریفیکچر تونگ میں کنبیے گیمز نے سماجی رابطوں کی چینی ویب سائٹس پر بھرپور توجہ حاصل کی، جہاں زبردست ہجوم نے امریکہ کی قومی باسکٹ بال ایسوسی ایشن کی طرز پر بہترین مقابلے کا ماحول پیدا کیا۔ باسکٹ بال گیمز کی ایک دن تک جاری رہنے والی میراتھن دیکھنے کے لیے لاکھوں تماشائی میدان میں پہنچ گئے، جبکہ مزید لاکھوں نے ان کھیلوں کا آن لائن مشاہدہ کیا۔ باسکٹ بال کا سالانہ ایونٹ میاؤ قومیت کے علاقوں میں فصلوں کی کٹائی کے روایتی تہوار کا حصہ ہے، جو چینی قمری کیلنڈر کے چھٹے مہینے کے چھٹے دن آتا ہے اور اسے 1968 سے باقاعدگی سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ چین کی حکومت دور افتادہ مشکل پہاڑی مقامات پر لوگوں کو جدید سہولیات مہیا کر رہی ہے۔ سطح سمندر سے 1400 میٹر بلند پہاڑی گاؤں میں مقیم لوگ ای کامرس کے ذریعے دنیا کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں۔ چین کے جنوب مغربی صوبہ سیچوان میں چٹان کی چوٹی پر واقع ایک الگ تھلگ گاؤں اتھولے ار کے مکینوں نے گزشتہ 6 سال کے دوران اپنی زندگیوں میں غیر معمولی تبدیلیاں دیکھی ہیں، جو فولاد کی ایک مضبوط سیڑھی کی تعمیر اور موبائل فون کے ٹاور کی تنصیب کے بعد بیرونی دنیا سے بذریعہ موبائل رابطہ ہے۔ اتھولے ار گاؤں سطح سمندر سے 1400 میٹر سے زائد بلندی پر واقع ہے، جو سیچوان کے لیانگ شان ای خود اختیار پریفیکچر میں ایک دور دراز پہاڑ کی چوٹی پر آباد ہے، جسے
से टीले का गांव का नाम दिया गया है। साल 2016 से पहले आथुलेयार के गिने चुने देहातियों के लिए बैरूनी दुनिया तक रसाई का वाहिद रास्ता अंगूर के बाग की 17 सीढ़ियां थीं जो 800 मीटर बुलंद चट्टान तक जाती थीं। देहाती घर जाने के लिए आधा दिन पैदल ही सफर करने पर मजबूर थे, जबकि बच्चों को स्कूल जाने के लिए सख्त सीढ़ियां चढ़ना पड़ती थीं और नोकीली चट्टानों का मुकाबला करना पड़ता था। साल 2017 में अंगूर की बेल से बनाई गई सीढ़ियों को फौलाद की मजबूत सीढ़ियों से बदल दिया गया। टीले का गांव चूंकि पहले से ही मशहूर था, इसलिए यहाँ के देहातियों ने चीन में ई कॉमर्स की तेज रफ्तार तरक्की और मुस्तनद पैदावार की बढ़ती हुई मांग की तरफ से पेश करदा मौके से फायदा उठाया और अपनी मकामी अजनास को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए फरोख्त करना शुरू कर दिया। मौसम सरमा की पहली शदीद बर्फबारी ने शिमाली चीन के कई सूबों को मुतासिर किया है, जिससे चंद इलाकों में सड़क, रेल और फिजाई आमदोरफ्त में खलल आ गया है। मौसम सरमा की पहली शदीद बर्फबारी ने शुमाली चीन के कई सूबों को मुतासिर किया है, जिससे गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में चंद इलाकों में सड़क, रेल और फ़ज़ाई आमदोरफ्त में खलल आ गया। चीन के शुमाल मशरक़ी सूबा हेइलोंगचांग में महकमा मौसमियात ने 12 नवंबर को बर्फबारी और यालाबारी की पेशगोई की थी, जिसके नतीजे में मुदानचांग और चीशी जैसे शहरों को रेल की रुकावटों का सामना है, जबकि मकामी हुकाम की टीम्स बर्फ को हटाने के लिए मुसलसल सरगर्म हैं। चीन का शुमाल मशरक़ी सूबा चीलिंग भी 12 नवंबर से शदीद बर्फानी तूफानों की जद में है, जबकि सूबे के चंद हिस्सों में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो चुका है और तेज हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा जारी है। चीलिंग के शहर साओथिंग में 13 नवंबर को सुबह तक 45 मिलीमीटर बर्फ पड़ चुकी थी, जबकि सूबे के दीगर मकामात पर 56 मिलीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मकामी हुकाम ने ट्रैफिक के हंगामी कंट्रोल के इक़दामात को फाल कर दिया है और पुलिस को बर्फ और कोहर से ढकी सड़कों पर ट्रैफिक की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है, जबकि सड़कों को साफ रखने के लिए तकरीबन 100 मशीनें तैनात की जा चुकी हैं। इंसान मुख्तलिफ खूबसूरत रिश्तों में बंधा हुआ है, उनमें से एक मियाँ बीवी का रिश्ता भी है। मिस्टर चाओ की नए आई रोंग से शादी 40 बरस पहले हुई। उनकी अहलिया अल्जाइमर या निस्यान के मर्ज में मुब्तला हो चुकी है। चाओ उनका बहुत ख्याल रखते हैं। बुजुर्ग जोड़े की एक दूसरे से बेमिसाल मोहब्बत की कहानी बयान करती है ये रिपोर्ट। तस्वुर कीजिए वो जिससे आपने पूरी जिंदगी बेहद मोहब्बत की हो, अचानक आपको पहचानना छोड़ दे। 1947 में पैदा होने वाले चाओ वेनजिन की निये आई रोंग से शादी को 40 साल हो चुके हैं। वो बेहद मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं। उन्हें तवक्को ही नहीं थी कि निये आई रोंग में अल्जाइमर की तशखीस होगी। वो मरीज जो इस मर्ज का शिकार हो वो गायब दिमाग और भूलने का आदी हो जाता है। आखिरकार मरीज ये तक भूल जाता है कि उसका शरीके हयात कौन है। जब वो बीमार हुई तो पहले पहल चाओ वेनजिन ने घर पर ही उसकी देखभाल की, लेकिन जब उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई तो उसको नर्सिंग होम मुंतकिल कर दिया गया। 没办法，我知道后面会发生什么，也只能让他去。 सबवे से 11 स्टॉप्स, आगे बस से 4 स्टॉप और फिर 800 मीटर पैदल चलना। ये घर और नर्सिंग होम तक का वो सफ़र है जो चाओ वेनजिन हफ्ते में 4 से 5 बार करता है। 你等我很开心。 नर्सिंग होम में वो बातें करता है, अपनी बीवी का हाथ थाम कर उसके साथ चहलकदमी करता है, उसे फल खिलाता है, उसकी पेशानी से पेशानी टकराता है और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे बोसा देता है। चाओ वेनजिन के लिए उससे एक और मर्तबा मिलना, एक साथ एक और काम करना, एक और याद रकम करने की मानंद है। दो 2020 के शुरू में कोविड की वबा फूटी तो चाओ वेनजिन घर पर क्वारंटीन में था। वो नर्सिंग होम नहीं जा सकता था, अपनी बीवी को नहीं देख सकता था। उसको ये फिक्र थी कि कहीं वो उसे भूल न जाए, इसलिए उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करके नर्सिस को दी ताकि वो उसे बाकायदगी से उसकी बीवी को दिखाएं।
从2019年6月送侬去了养护院。我知道这是一次一去不复返的生离死别。送走侬后，我大无私人啊，天天看侬，天天想。 जज्बात से बोझल इन अल्फाज से बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। कुछ लोगों का कहना है कि अलविदा कहने में बस एक लम्हा लगता है, लेकिन चाओ एन जन के लिए ऐसा नहीं है। इसके अलविदा तवील, तकलीफ दे और मुस्तकिल हैं। शायद अलविदा कहना सीखने का बेहतरीन तरीका इसका सामना करना है। यादें और मोहब्बत नस्यान के खिलाफ बेहतरीन हथियार हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए GNN। सेगमेंट न्यू विजन में हम आपको चीन में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन अहमद वकास के बारे में बताएंगे। उनकी कंपनी पाकिस्तानियों को चीन में दस्तयाब जदीद तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश है। अहमद वकास कौन है, क्या करते हैं और वो चीन में बैठकर पाकिस्तान की किस अंदाज में खिदमत कर रहे हैं, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। दोस्तों, अच्छी सेहत का ताल्लुक हजारों घरों की खुशियों और मुल्क के मुस्तकबिल से है। आज हम एक पाकिस्तानी दोस्त अहमद वकास से मुलाकात करेंगे जो चीन पर तिबी ताउन के फरोग के लिए काम कर रहे हैं। सलाम, क्या अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है, वेलकम 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 टू माय ऑफिस। और सब खैरियत है? ये जी हमारा एक छोटा सा ऑफिस है, मेरे सारे कोलीग्स हैं। जनाब, इस वक्त कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो अमल में लाए जा रहे हैं पाकिस्तान में और चाइना में? ज़्यादा हमारे मंसूबे वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं। तो वैसे तो हमने बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो कि कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ चल रहे हैं, लेकिन मखसूस जो हैं वो एक तो लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी में हमने कोलैबोरेशंस जो की। एक तो बीजिंग में, बीजिंग कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर बीजिंग फ्रेंडशिप हॉस्पिटल का लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर जो है उसकी हमने मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में हमारी कोलैबोरेशन है। फिर हमारी छिंगताओ में, छिंगताओ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड छिंगताओ मेडिकल हॉस्पिटल जो है उसकी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की हमारी कोलैबोरेशन है पाकिस्तान में। उस टेक्नोलॉजी में हम पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं। फिर इसके बाद हमारी खफे सिटी आंखों प्रोविंस में खफे मेडिकल यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी पूरी मेडिकल यूनिवर्सिटी की पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन है, जिसमें एकेडमिक एक्सचेंज और मेडिकल से जी दुबई के साथ पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का हमने इनकाद किया हुआ है। एक लेवल पे की जा रही है, लेकिन दुनिया में बहुत एडवांस हो गई है और चाइना में भी बहुत एडवांस लेवल तक चली गई है। इस हद तक चली गई है कि आपको कैंसर मरीज़ को होने से पहले आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई इसको फ्यूचर में पता चला सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी भी हम पाकिस्तान लेके जा रहे हैं। जनाब, दर हकीकत चाइना और पाकिस्तान के तिबी शोबे के तरीक़ाकार और मेयारात काफ़ी अलग अलग हैं। इस तनाजुर में आपने कैसे ताउन को फ़रोग़ दिया है? तिब्बी मयार और उनके तरीक़ाकार दोनों वाकई बहुत मुख्तलिफ हैं। चाइना में दो किस्म के तिब्बी मयार इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो जिसको हम वेस्टर्न मेडिसिन कहते हैं, वो भी है। इसके अलावा चाइना की अपनी एक हर्बल मेडिसिन का एक सिलसिला है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, ये दो मुल्कों के दरमियान एक कल्चरल उनका जो एक्सचेंज है ना, वो बड़ा ज़रूरी है। आप एक दूसरे का जब कल्चर को समझ पाएंगे तो मेडिकल ख़ुद भी ये भी एक कल्चर है। तो ये मेडिकल कल्चर भी इसकी एक्सचेंज के लिए एक तो राब्ता बहुत ज़रूरी है। और चाइना की नॉट ओनली इनकी आपकी अपनी जो हर्बल मेडिसिन है वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वो एक पुराने उस पर तज़किए पे काम कर रही है, लेकिन जो वेस्टर्न जो मेडिसिन है उसके भी चाइना ने इतनी एडवांसमेंट आ गई कि अपना एक मयार तैयार कर लिया हुआ है, एक स्टैंडर्ड्स अपने बना लिए हैं। तो इस
स्टैंडर्ड्स को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराना और उनका एक्सचेंज करना वो वाकई इतना आसान काम नहीं है और नहीं था और अब भी नहीं है, और वो उसी के लिए हमने अभी तक मेहनत कर रहे हैं। लेकिन चूँकि असल में तिब का मामला है, तो जब एक प्रोफेशनल डॉक्टर जो हैं वो देखते हैं कि यार इस स्टैंडर्ड पे, इस तरीक़ेकार पे एक अच्छा नतीजा निकलता है, तो वो चीज़ नतीजा सामने नज़र आ जाता है, जिस वजह से फिर आप वो उसको जल्दी समझ भी जाते हैं और उसको आप जितना अपना भी लेते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि इस चीज़ों के लिए एक्सचेंज, आना जाना, एक दूसरे को समझना, वो बहुत ज़रूरी है। जनाब, आप चीन के तिब्बी शोबे से बहुत वाकिफ़ हैं और ख़ुद भी इसका एक हिस्सा है, तो आपकी नज़र में हालिया सालों में चीनी तहकीक, तिब्बी तहकीक के किन शोबों में तो ज़्यादा तरक्की हासिल हुई है, तो इसके पीछे वजूहात क्या है आपकी नज़र में? देखें जी, इन कुछ सालों में चीन ने तिब्बी शोबे में वाकई बहुत तरक्की की है। उस तरक्की को मैं कुछ हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक तो ये कि आपका रिसर्च, जो आपकी, जिसको आप तहकीक कहते हैं, मेडिकल रिसर्च में आपको इस शोबे में आपको फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो चाइनीज़ हुकूमत ने और यूनिवर्सिटीज़ ने भी इस मामले में बहुत ज़्यादा हर साल फंडिंग अपने स्टूडेंट्स को और डिपार्टमेंट्स को दी, ताकि रिसर्च हो सके। अगर रिसर्च होगी तो आप एक नई चीज़ को समझ पाएंगे और एक नई कोई तरीका इलाज ले लें या कोई नई दवाई ले लें, नया तरीका उसको आप ईजाद कर पाएंगे। तो रिसर्च में चाइना ने, तिब्बी रिसर्च में बहुत ज़्यादा तरक्की की। दूसरा जो आ जाता है वो आता है इक्विपमेंट, आपकी टेक्नोलॉजी। तो चाइना ने मेडिकल टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की। आप यहाँ तक सोचें कि अब एक रोबोट सर्जरी एक ईजाद हो गई। वो बेशक वो अमेरिका में या दूसरे मुल्कों में ईजाद हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका इस्तेमाल जो है वो चाइना में किया जा रहा है। तो आप जिस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें ज़्यादा एडवांस होते जाते हैं। और चाइनीज़ कंपनीज़ ने भी इसमें ख़ुद इसका एक नेमल बदल भी एक नया बना लिया। इस तरह इवन के चाइनीज़ कंपनीज़ ने वो जो इक्विपमेंट यूज़ होता है इस चीज़ में, वो ख़ुद डेवलप कर लिया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, यानी कि आप शुरू करें रिसर्च से, उसके बाद इक्विपमेंट तक, फिर इस तरह ही ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग। चाइना ने तिब के शोबे में अपने प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को वो ट्रेनिंग का एक बेस दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। तो उनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई। फिर अगर आप क्लिनिकल साइड पे आ जाएं तो चूँकि मरीज़ की तादाद ज़्यादा है, जिस तरह बताया इक्विपमेंट लेटेस्ट मौजूद है, तो वो अगर आप सर्जरी पे आएँ या मेडिसिन में भी आएँ तो गाय बगाए मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस देखने के बाद उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो गई कि वो अब बाहर के कोई भी ममालिक के साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। जनाब, तिब्बी शोबे में दोनों ममालिक के ताउन को फ़रोग़ देने के साथ साथ आप भी दोनों ममालिक के तिब्बी टैलेंट्स को मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए काम कर रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है? बिल्कुल, ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि तिब्बी शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए आपस में दोनों मुल्कों का तिब्बी शोबे की एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो तिब्बी माहिरीन हैं, इसमें आप क्लिनिकल डॉक्टर्स कह लें या आप टीचर्स कह लें, यूनिवर्सिटीज़ में जो मेडिकल पढ़ा रहे हैं, उनका आपस में रब्ता बहुत ज़रूरी है। यानी कि चाइनीज़ डॉक्टर्स का और पाकिस्तान में वहाँ डॉक्टर्स का और या स्टूडेंट्स का आपस में एक्सचेंज प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने फिर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से भी ट्रैवलिंग इतनी आना जाना आसान नहीं है। तो हमने फिर उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किए, जिसमें सबसे पहले तो चाइनीज़ लैंग्वेज और कल्चरल के हम 3-3 महीने के कोर्सेज़ चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके वो हम करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, कल्चरल एक्सचेंज तो पहली चीज़ है, और लैंग्वेज को समझना वो बहुत बुनियाद है। तो उसके बाद फिर हम मेडिकल की कुछ ऐसी तिब की ऐसी कुछ फील्ड्स, जिसमें पैथोलॉजी हो गई, फिर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ हो गई, फिर इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल डिजीज़ हो गई, उनके बारे में जो हमारे तिब के माहिरीन हैं और जो चाइना के जो हैं वो आपस में मिल के बैठ के एक्सचेंज करते हैं केसेस को भी, जिनको हम MDTs कहते हैं, मेडिकल केसेस डिस्कशन होती है। इसके अलावा ट्रेनिंग, शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह मैंने लैंग्वेज का बताया, इसी तरह ही और दूसरे तिब के शोबों में भी शॉर्ट प्रोग्राम्स हम ऑनलाइन करते हैं और रेगुलर कर रहे हैं हम पिछले 2 सालों से। और ख़ास एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा, इस तरह चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन है,
पाकिस्तान में मरीज़ ले लें, डॉक्टर ले लें, वो उसको पता है चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन का, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो इवन कि उसने इस्तेमाल भी की होगी, लेकिन उसको इसकी चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन की बेस का और ये किस तरह इसको इलाज होता है उसका नॉलेज नहीं। हमने उसके लिए भी शॉर्ट कोर्सेज स्टार्ट किए हैं ताकि हमारे वहाँ तिब्बी माहिरीन जो हैं वो समझ सकें कि चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन की क्या बुनियाद क्या है और ये इसका इलाज किस तरह होता है हर्बल से। तो इन सब शोबों में हमने ये, इसको आप ट्रेनिंग सेशंस भी कह सकती हैं और आपस में दोनों तिब्बी माहिरीन के एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी, जिसमें हम बाज़ दफ़ा तो हम मरीज़ को भी हम शामिल कर लेते हैं उसकी केस की डिस्कशन के लिए। तो कबीर मेंजिनबा तिब्बी शोबे के तावन के फ़रोग़ के लिए आप मज़ीद क्या करना चाहते हैं? जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तिब के शोबे में अभी भी बहुत काम होने वाला है, क्योंकि दोनों साइड पे चाइना में किस चीज़ में ज़्यादा रिसर्च हो रही है, पाकिस्तान में क्या काम हो सकता है, तो इन दोनों का मिलाप जो है वो अभी भी उसकी बहुत ज़रूरत है। जो एक्सचेंजेस हैं आपस में एक दूसरे के साथ, मीटिंग्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, ताकि पता चले कि भाई चाइना में किस चीज़ में ज़्यादा काम हो रहा है और हम दोनों इकट्ठे मिल के किस किस शोबे में ज़्यादा और काम कर सकते हैं। और मकसद आखिर में यही है कि किसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों के लिए और दर्दमंदों के लिए उनका इलाज बेहतर हो सके, उनके लिए बेहतर सहूलियात मुहैया की जा सकें। इस नई टेक्नोलॉजी से चाइना ने जिस चीज़ों में तरक्की कर ली, हम भी उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तिब के शोबे में जो चीज़ चाइना में बेहतर हो रही है, हम भी उससे ज़्यादा पाकिस्तान में फ़ायदा हासिल करें। तो मेन मकसद तो यही है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए GNN। चीन में अकाबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिजली के टावर्स पर ख़ुसूसी घोंसले बनाए गए हैं। इंसानों ने अकाबों के लिए ऐसा क्यों किया, देखिए इस रिपोर्ट। क्या आपने कभी किसी परिंदे का ऐसा घोंसला देखा है? ये परिंदों का घोंसला इंसानों ने बनाया है, लेकिन लोग हाई वोल्टेज लाइनों पर घोंसले क्यों बनाते हैं? आइए इसका जवाब तलाश करते हैं। यह घोंसला ऊंचाई पर रहने वाले उकाब अपलैंड बजर्ट का है। यह सब्जाजारों का एक माहिर शिकारी है, ताहम बच्चों की पैदाइश के वक्त वो बहुत कमजोर हालत में हो सकते हैं। अपनी हिफाजत के लिए वो जमीन से ऊंचाई पर रहने का इंतखाब करते हैं, जिसके लिए हाई वोल्टेज लाइनों के टावर्स एक बेहतरीन इंतखाब है। लेकिन ऐसा करना हमेशा महफूज नहीं होता। हाई वोल्टेज लाइनों पर घोंसला बनाने में कई खतरात हो सकते हैं। हाई वोल्टेज लाइनें अक्सर ट्रिप कर जाती हैं और फिर बिजली का करंट लगने का इम्कान भी होता है। लेकिन क्या कोई ऐसा हल है जो इंसानों और परिंदों दोनों के लिए यकसा फायदेमंद हो? कुछ सोचो विचार के बाद पावर सप्लाई करने वाली कंपनी ने ट्रांसमिशन लाइनों के टावर्स में इंसुलेशन की पट्टियां लगाकर परिंदों के मसनूई घोंसले बना दिए। इस तरह न सिर्फ उकाब को एक महफूज रिहाइशगाह मैसर आती है, बल्कि पावर ग्रिड को होने वाले मुमकिन नुकसान से भी बचा जाता है।龙宝地区17年安装了200多个那个鸟巢以后，11年有成功120。सनती तहजीब की अलामत ये ग्रिड इसके बाद से हजारों नई जिंदगियों की जाए पैदाइश बन चुके हैं। तिब्बत के इलाके होज़ैल में हिरनों की सालाना हिजरत का मौसम काबिले दीद होता है। इस मौके पर सड़कों के आर पार जाने वाले हिरनों की हिफाजत के लिए ख़ुसूसी इक़दाम किए जाते हैं। होज़ैल में तिब्बती हिरन की सालाना नकल मकानी शुरू हो चुकी है। इसका शुमार दुनिया में इस तरह के जानवरों की सबसे शानदार नकल मकानी में होता है। तिब्बती हिरन को अपने नकल मकानी के रास्ते पर चिंघाई तिब्बत हाईवे के उडोलियन सेक्शन को अबूर करना पड़ता है।
चिंघाई तिब्बत हाईवे को अबूर करते वक्त इनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कंजर्वेशन स्टेशन के रेंजर्स दिन रात यहाँ गश्त करते हैं। जो ही इन्हें करीब आते तिब्बती हिरन के रेवड़ का पता चलता है, वो पहले वक्त और फासले का हिसाब लगाते हैं और फिर आर्जी ट्रैफिक कंट्रोल नाफिज करते हैं। इन जानवरों के तहफ्फुज की इस मुश्तरका कोशिश में ड्राइवर्स भी सब्र के साथ रेवड़ के पार होने का इंतजार करते हैं। बाजों को पालना और उनसे शिकार करना कदीमी पेशा है। चीन में काजिक नस्ल के ट्रेनर्स बाजों को सुधारने के लिए खसूसी शोहरत रखते हैं। वो ये काम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। अगर घोड़े काजिकों के लिए इनके पर हैं, तो बाज इनकी आंखें हैं। एक बाज बर्फ से ढकी जमीन पर अपने शिकार को हजारों मीटर बुलंदी से देख सकता है। ये भीड़ में अपने मालिक को भी पहचान सकता है। अपने शिकार में काजिक और बाज बेहतरीन साथी हैं। ताहम अलब खान और इसका बाज अभी आपस में इस ताल्लुक को कायम करने के मरहले में हैं। талай қызықты күндер өтер екен. Талай үсіп жүріп тоңып көп қар жауған күндерде шығарып кіші қанатында да кейбір күндер болады екен. Оның бәріне де құсталғанада кейудің де ренжудің де басқаның қажеті жоқ. Ол да су босқа жинамыз оның бәріне кейілмей итіп еркелеп. इस दिन अलिब खान और इसके चारों चचा अपने अपने बाज लेकर मुकाबले के लिए गए। अलिब खान का बाज खरगोश पकड़ने में फुर्तीला और तेज था। वो मुकाबला जीत गया। दो 2000 साल से ज्यादा की तारीख के साथ बाज परवरी काजिकों के गैर मादी सकाफते विरसे का लाजमी जुज़ बन गई है। बाज पालने के लिए इजाजत की जरूरत होती है ताकि काजिकों की बाज पालने की इस रिवायत की हिफाजत हो सके। रिवायती तौर पर जब बाज 7 साल का होता है तो उसका मालिक उसे अफजाइश नस्ल के लिए आजाद कर देता है और अपने लिए एक छोटा बाज रख लेता है। अलिब खान को उम्मीद है कि एक दिन वो एक बेहतरीन बाजदार काजिक कहलाएगा। गिद्ध को अमूमी तौर पर अच्छा परिंदा नहीं समझा जाता, ताहम ये मुर्दार खोर परिंदा हमारे माहौलियाती सिस्टम की हिफाजत के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। चीन का एक शख्स गिद्ध बचाने की मुहिम चला रहा है। गिद्धों को आमतौर पर अच्छा नहीं जाना जाता, लेकिन जब आप गौर करते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि ये सेहतमंद और बेहतर माहौल के लिए बहुत जरूरी है। हिमालयाई गिद्ध का शुमार दुनिया में ऊंचे उड़ने वाले परिंदों में होता है। इनका एक उर्फी नाम है सब्ज़ाजार में स्वीपर। ये मुर्दारों को जमीन से साफ करने में मदद करके इकोसिस्टम में अहम किरदार अदा करते हैं। जब इन्हें खुराक के लिए मुर्दार नहीं मिलते तो ये बेजरर मखलूक को भी अपना शिकार बनाते हैं। पासलांग के नजदीक इन गिद्धों को ग़िज़ा फराहम करना दीगर जंगली हयात को महफूज रखता है। सो हर महीने वो कुछ मक्खन शहर से बाहर एक वादी में इन गिद्धों के लिए ले जाता है। लोगों में इन गिद्धों की बका की आगाही के लिए हर साल सितंबर के पहले हफ्ते सिग्नेचर को गिद्धों का आलमी दिन मनाया जाता है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।